हेलो स्टूडेंट्स। आज ट्वेल्थ के एक नए लेसन रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के विषय में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि मनुष्य चूंकि एक लिंगी प्राणी है, इसलिए इसमें नर प्रजनन तंत्र तथा मादा प्रजनन तंत्र दोनों अलग अलग शरीरों में विद्यमान होते हैं। तो इस चैप्टर में हम नर प्रजनन तंत्र के विषय में जानेंगे, फिर मादा प्रजनन तंत्र के विषय में जानेंगे, उसके बाद शुक्राणुओं की संरचना के विषय में जानेंगे तथा अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले नर प्रजनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में बात करते हैं। नर प्रजनन तंत्र में जो प्रमुख अंग होते हैं वे हैं वृषण, जिसे टेस्टिस कहा जाता है, शुक्र जनन नलिकाएं यानी कि सेमनीफेरस ट्यूबल्स, अधिवृषण एपिडिडेमिस, शिशन जिसे पेनिस कहते हैं, और इसके अतिरिक्त कुछ ग्रंथियां होती है, कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसे शुक्राशय अर्थात सेमिनल वेसल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स यानी कि पुरस्थ ग्रंथि एवं कॉपर ग्लैंड्स कहते हैं। तो इन सब को हम एक एक करके विस्तृत रूप से जानेंगे। सबसे पहले मानव के नर प्रजनन तंत्र में जो संरचनाएं होती है वो संरचनाएं में से सबसे पहली संरचना है वृषण। इसे टेस्टिस कहा जाता है। इसकी संख्या एक जोड़ी होती है। यह एक वृषण कोश में अवस्थित होता है जिसे एस्कॉर्टम कहते हैं। वृषण एक अंडाकार संरचना है। ध्यान में रखना है कि वृषण एक अंडाकार संरचना है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर तथा मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है। शुक्र जनन नलिकाएं दूसरा अंग है। शुक्र जनन नलिकाएं अर्थात सेमनीफेरस ट्यूबल्स वृषण संयोजी उत्तक के निर्मित एक आवरण जिसे ट्यूनिका एल्बोजिनिया कहते हैं से ढका होता है। इसके अंदर कई सेप्टा होते हैं। इन सेप्टाओं को कई कुंडित नलिकाओं द्वारा आबद्ध रहती है। इन नलिकाओं को शुक्र जनन नलिकाएं यानी सेमनीफेरस ट्यूबल्स कहते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग है वह है अधिवृषण एपिडिडेमिस। शुक्र जनन नलिकाओं के भीतर छोटी छोटी नलिका होती है जो जालवत रचना का निर्माण करती है, जालवत रचना से जुड़ी होती है। इसे हम रेटे टेस्टिस कहते हैं। रेटे टेस्टिस से शुक्र जनन नलिकाएं जुड़ी होती है। ये शुक्र जनन नलिकाएं आगे जाकर कुंडलित नली का निर्माण करती है जिसे अधिवृषण या एपिडिडेमिस कहा जाता है। इसकी लंबाई 6 मीटर होती है। और चौथा महत्वपूर्ण अंग है वह है आपका महत्वपूर्ण अंग शिशन यानी पेनिस। यह मानव नर का बाह्य प्रजनन तंत्र है, बाह्य प्रजनन अंग है जो स्पंजी उत्तकों का बना हुआ होता है। इन अंगों के अतिरिक्त मानव नर प्रजनन तंत्र में जो प्रमुख सहायक ग्रंथियां हैं वो हैं शुक्राशय जिसे सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड्स और कॉपर ग्लैंड्स। इन ग्रंथियों की सहायता से कई तरह के द्रव स्रावित होते हैं जो शिशन को स्नेहक प्रदान करते हैं। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, यानी कि नर प्रजनन तंत्र के प्रमुख कार्यों के विषय में जानेंगे। नर प्रजनन तंत्र का जो प्रमुख कार्य है वह सबसे प्रथम है वृषण शुक्राणुओं का निर्माण करता है तथा नर हार्मोन की उत्पत्ति करता है। प्रश्न पूछ सकता है कि नर हार्मोन किसे कहते हैं? उत्तर होगा टेस्टोस्टेरोन। तो फिर से जानते हैं कि वृषण शुक्राणुओं का निर्माण करता है और नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति करता है। आप जानते हैं कि शुक्राणु नर युग्मक होता है। अधिवृषण यानी कि एपिडिडेमिस शुक्राणुओं का संग्रह स्थल है, कलेक्शन सेंटर है। इसके बाद शुक्रवाहिका अधिवृषण को शुक्राशय से जोड़ने का कार्य करती है। शुक्रवाहिका अधिवृषण को शुक्राशय से जोड़ने का कार्य करती है। शुक्राशय से एक चिपचिपा पदार्थ भी स्रावित होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि से प्रोस्टेट द्रव स्रावित होता है और सबसे अंतिम में शिशन शुक्र को शरीर से बाहर निकालकर स्त्री की योनि में प्रवेश करवाता है। शुक्र जिसे वीर्य भी कहते हैं, वीर्य को सीमेन कहा जाता है।
तो वीर्य क्या है, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। वीर्य यह एक प्रकार का गाढ़ा चिपचिपा सफेद रंग का द्रव होता है जो मैथुन के समय पुरुष के शिशन से निकलकर स्त्री की योनि में प्रवेश करता है। यह शुक्राणुओं के स्थानांतरण का एक माध्यम है। ये शुक्राणुओं के स्थानांतरण का एक माध्यम है, अर्थात शुक्राणु जो होते हैं वह वीर्य में तैरते रहते हैं। वीर्य में तैरने के का मूल कारण, शुक्राणुओं का जो वीर्य में तैरते हैं इसका मूल कारण है कि शुक्राणुओं में पूंछ पाई जाती है और यह पुच्छ जो होता है वह उसकी मोटिलिटी यानी गतिशीलता का आधार होता है। वीर्य का आयतन 3 से 4 ml होता है और इसका pH मान 7.3 होता है, अर्थात यह एक क्षारीय प्रकृति का पदार्थ है। 1 ml वीर्य में 20 से 120 मिलियन स्पर्म्स पाए जाते हैं। इसमें हमने चर्चा किया है शुक्राणु की, तो शुक्राणु क्या होता है इसके विषय में भी हम जानेंगे। शुक्राणु एक बैक्टीरियोफाज की तरह दिखने वाली संरचना होती है। इसमें सिर, नेक, मिडिल पीस यानी कि मध्य भाग और पुच्छ अर्थात टेल पाए जाते हैं। तो शुक्राणुओं का जो सिर होता है यह लगभग चतुष्भुजाकार संरचना होती है, यानी कि चतुष्कोणीय संरचना होती है। हालांकि यह पूर्ण रूप से ऐसा नहीं होता है, लेकिन यह आगे जाकर के एक शंकु के रूप में रहता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है जिसके ऊपरी भाग गोल्जी काय से निर्मित होते हैं। इसमें क्रोमोसोम भी पाया जाता है जो निषेचन के दौरान शुक्राणुओं में प्रवेश कर जाता है और यह शुक्राणु अंडाणु की अंड झिल्ली को बेच देता है। उसके बाद है नेक अर्थात ग्रीवा, यह सिर और शेष बॉडी को जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद शुक्राणुओं का मध्य भाग है जिसे मिडिल पीस कहते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। आप जानते हैं कि कोशिका का जो श्वसन अंगक है वह माइटोकॉन्ड्रिया है और यह शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है। और पूंछ सबसे अंतिम हिस्सा है जिसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है। पूंछ की वजह से ही शुक्राणुओं में गतिशीलता आती है और शुक्राणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, ये वीर्य में तैरते रहते हैं। शुक्राणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको हम शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। यह पुरुषों में 11 से 13 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। यह प्रक्रिया 3 मुख्य चरणों से होकर गुजरती है, यानी कि ये जो प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है, शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया आदि मातृ कोशिका अर्थात पेरीमोडल जर्म सेल से होती है। इसे 3 मुख्य अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे जो पहली अवस्था है वह है फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दूसरी अवस्था है फेज ऑफ ग्रोथ और जो तीसरी अवस्था है वह है फेज ऑफ मैच्योरेशन, यानी कि गुणन की अवस्था, विकास की अवस्था और परिपक्वता की अवस्था। इन 3 अवस्थाओं से होकर के 4 स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है एक सेल से, यानी कि एक पेरीमोडल जर्म सेल से 4 स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है। सेमनीफेरस ट्यूबल्स में इसकी जो प्रक्रिया है उसको हम फिर से समझ लेते हैं कि सेमनीफेरस ट्यूबल्स में पेरीमोडल जर्म सेल जो होता है वह बार-बार कोशिका विभाजन की प्रक्रिया से गुजरता है। बार-बार कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के दौरान पेरीमोडल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनियम में बदल जाता है। इट चेंज इनटू स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। फिर से ध्यान दीजिए कि सेमनीफेरस ट्यूबल्स में पेरीमोडल जर्म सेल के बार-बार कोशिका विभाजन होने के उपरांत स्पर्मेटोगोनियम का निर्माण होता है। ये स्पर्मेटोगोनियम 2 प्रकार के होते हैं, स्पर्मेटोगोनियम ए और स्पर्मेटोगोनियम बी। ध्यान रखने वाली बात है कि स्पर्मेटोगोनियम 2 प्रकार के होते हैं, स्पर्मेटोगोनियम ए और स्पर्मेटोगोनिया बी। स्पर्मेटोगोनिया ए से शुक्राणु कुल का निर्माण होता है और स्पर्मेटोगोनिया बी से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। फिर से ध्यान दीजिए, स्पर्मेटोगोनिया ए से शुक्राणु कुल का निर्माण होता है
और स्पर्मेटोगोनिया बी से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। यह एक द्विगुणित संरचना है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस डिवीजन होने के बाद जिन कोशिकाओं का निर्माण होता है उसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है। अर्थात प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है, जो कि अगुणित संरचना है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब मियोसिस डिवीजन सेकेंड में प्रवेश करता है तो स्पर्मेटोटाइट्स बनता है और इस प्रकार स्पर्मेटोगोनिया बी से 4 हेप्लॉइड स्पर्मेटोटाइट का निर्माण होता है। ये स्पर्मेटोटाइट्स विभाजित नहीं होते बल्कि स्पर्म में बदल जाते हैं। इस प्रकार 1 से 4 स्पर्म का निर्माण होता है। इसके बाद जब 4 स्पर्म्स का निर्माण हो जाता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। उसके बाद जो प्रक्रिया आती है वह प्रक्रिया है अंडाणुजनन की प्रक्रिया। अंडाणुजनन की प्रक्रिया भी ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे शुक्राणुजनन की प्रक्रिया होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है ना। शुक्राणुजनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस में 1 से 1 पेरीमोडल जर्म सेल से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जबकि अंडाणुजनन में ऐसा नहीं है। अंडाणुजनन में 1 पेरीमोडल जर्म सेल से 2 अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो इसमें पेरीमोडल जर्म सेल से oogonia का निर्माण होता है। उसमें स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता था, इसमें oogonia का निर्माण होता है। oogonia से प्राइमरी oocytes बनते हैं, प्राइमरी oocytes से सेकेंडरी oocytes बनते हैं और सेकेंडरी oocytes से पोलर बॉडी और अंडाणुओं का निर्माण होता है। इस प्रकार पुरुषों के शरीर में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और स्त्रियों के शरीर में अंडाणुओं का निर्माण होता है। अब हम चर्चा करेंगे मानव मादा प्रजनन तंत्र के विषय में, यानी कि ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में चर्चा करेंगे। मानव मादा प्रजनन तंत्र में जो मुख्य अंग होते हैं उसमें सबसे पहला अंग है अंडाशय, जिसे ओवरी कहते हैं। उसके बाद है फेलोपियन नलिका, जिसे फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है। उसके बाद गर्भाशय अर्थात यूटरस, योनि यानी विजाइना और भग यानी वल्वा, और इसके बाद कुछ ग्रंथियां हैं जो हैं बल्बो इर्थियन ग्लैंड्स और मेमोरी ग्लैंड्स। आइए हम एक एक करके इन सारे तथ्यों पर चर्चा करेंगे और फिर इसका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहला है अंडाशय यानी ओवरी। इसकी संख्या 1 जोड़ी होती है। प्रत्येक स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 1 जोड़ी होती है तथा इसमें निर्माण होता है अंडाणुओं का। प्रश्न पूछ सकते हैं कि अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है? आंसर होगा अंडाशय में। यह उदर गुहा में अवस्थित होता है तथा LH हार्मोन स्रावित करता है। LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्रावित करता है, जो अंडोत्सर्जन के लिए एक जिम्मेवार घटक है। उसके बाद है फेलोपियन ट्यूब यानी फेलोपियन नलिका। यह एक पतली नली होती है जहां अंडाणु का निषेचन होता है। अर्थात अंडाणु का निषेचन स्थल कहाँ है? तो वह है फेलोपियन नलिका। इसका एक सकड़ा सिरा गर्भाशय में खुलता है। यह एक लंबी कुप्पी जैसी नली होती है। तीसरा है गर्भाशय यानी यूटरस। यह एक थैली जैसी संरचना होती है जिसमें भ्रूण का विकास होता है। इसकी आकृति शंक्वाकार होती है जो आगे जाकर योनि अर्थात विजाइना में खुलती है। योनि यह संभोग के समय शिशन के वीर्य को ग्रहण करने वाला अंग है। इसकी लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। यह मैथुन के समय पुरुष के लिंग को धारण करता है, अर्थात यह शिशन का पूरक अंग है। इसके बाद है वल्वा यानी विजाय यानी वग। यह बाह्य जनन अंग है। इन अंगों के अतिरिक्त मानव मादा प्रजनन तंत्र में जो ग्रंथियां पाई जाती है उसमें महत्वपूर्ण ग्रंथि है बाल्बोइथियल ग्लैंड्स और मेमोरी ग्लैंड्स। इन दोनों ग्लैंड्स की चर्चा हम आगे करेंगे। मादा प्रजनन अंग के महत्वपूर्ण कार्यों के विषय में आइए हम विश्लेषण करते हैं। मादा प्रजनन अंग के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उसमें सबसे प्रथम है अंडाणुओं का उत्पादन करना, अर्थात अंडाशय अंडाणुओं का उत्पादन करता है। उसके बाद है
संभोग के समय शुक्राणुओं को ग्रहण करना, निषेचन के लिए उचित वातावरण तैयार करना। फैलोपियन नलिका में जो निषेचन की क्रिया होती है, इस क्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण वातावरण का निर्माण होता है, इसमें यह क्रिया संभव है। उसके बाद चौथा है अंडाणुओं को फैलोपियन नलिका में पहुंचाने का कार्य करना और गर्भस्थ शिशु को पोषण प्रदान करना। तो 5 महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिसमें सबसे पहला है मानव मादा प्रजनन तंत्र के जो सबसे प्रथम कार्य है वह है अंडाणुओं का निर्माण करना। अंडाशय अंडाणुओं का निर्माण करता है। उसके बाद दूसरा है शुक्राणुओं को ग्रहण करना। तीसरा है निषेचन के लिए फैलोपियन नलिका में उचित वातावरण तैयार करना। और चौथा है अंडाणुओं को फैलोपियन नलिका में पहुंचाना। और पांचवा है गर्भस्थ शिशु का पोषण प्रदान करना। आइए इस चैप्टर में हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा उसके प्रमुख बिंदुओं पर हम संक्षेप में चर्चा करते हैं। सबसे पहला बिंदु है योनि के किनारों पर बार्थोलिन ग्रंथि पाई जाती है। याद रखिएगा, योनि के किनारों पर बार्थोलिन ग्रंथि पाई जाती है। भ्रूण विज्ञान के जनक अरस्तु तथा आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक वान वीर हैं। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में 400 अंडाणु उत्पन्न होते हैं। मनुष्य में गर्भाधान की अवधि 260 दिन होती है। दुग्ध ग्रंथि श्वेत ग्रंथि का रूपांतरित रूप है। एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय से होता है। वीर्य को तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर हिमीकृत किया जाता है। मूत्र में HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेजोट्रोपिन की उपस्थिति गर्भधारण का सूचक है। मानव वीर्य का pH 7.3 से 7.5 होता है, अर्थात यह एक क्षारीय प्रकृति का पदार्थ है। जंतुओं में यौवनार अवस्था को ही प्रजनन अवस्था कहा जाता है। पाचन तंत्र यकृत एवं श्वास नली इंडोडर्म से बनती है। मनुष्य में हीमोकोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है। निषेचन और शिशु के जन्म के बीच की अवधि को गर्भाधान अवधि कहती हैं, जो 260 से 270 दिनों की होती है। वृषण पुरुष का तथा अंडाशय स्त्री का प्राथमिक प्रजनन अंग है। अंडाशय से अंडाणु के मुक्त होने की क्रिया को अंडोत्सर्जन कहते हैं। एक्टोडर्म से त्वचा का निर्माण होता है। शुक्र जनन नलिका वृषण की क्रियात्मक इकाई है। इसके बाद इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न और फिर लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड मॉडल प्रश्नों के साथ हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।